चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। चलिए आ जाइए, देखते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए थे, पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद जो है फिर से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेक्चर नंबर 8 अपलोड ना है, सारा क्लास अपलोड है, ठीक है। आ जाइए, हटा दीजिए कमेंट हो, कमेंट हटाइए। पहला क्वेश्चन, धरातल के नीचे धंसने से कौन से झील का निर्माण होता है? विवर्तनिकी। विवर्तनिकी। इसके उदाहरण जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। और जानते हैं जम्मू कश्मीर का जो बुलर झील है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, पता है ना, लिखाए हुए है ना। लेगुन झील का निर्माण किस प्रकार होता है? जब समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर के जमा होने के कारण जो है, बालू कंकर पत्थर के जमा होने के कारण जो है, जब समुद्र का मुख्य जल बालू कंकर पत्थर इत्यादि के जमा होने के कारण जो है अलग होकर झील का निर्माण करता है तथा उसको मुख्य जल से कोई लेना देना रह नहीं जाता है, तो उसी प्रकार के झील को कहा जाता है लेगुन झील। भारत में स्थित प्रमुख लेगुन झील कौन कौन है? चिल्का, पुलिकट, अष्टमुडी, बेम्बानड। चिल्का, पुलिकट, अष्टमुडी। भारत की सबसे बड़ी लेगुन व खारे पानी की झील कौन है? चिल्का। किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा मछली के उत्पादन। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? श्रीहरिकोटा। भारत में स्थित किस झील का विस्तार 2 राज्यों में है? पुलिकट। भारत में स्थित सबसे लंबा झील कौन है? बेम्बा। लंबाई 96। तरीका। बेम्बानड झील में कौन कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन, वल्लारपदम। वेलिंगटन, वेलिंगटन, वल्लारपदम द्वीप। ओणम पर्व के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता में कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? नेहरू। अष्टमुडी झील किस राज्य में? किस राज्य में? केरल में स्थित प्रमुख झील कौन कौन है? अष्टमुडी, पेरियार, सस्थमकोटा, बेम्बानड, ये सब केरल में ना है जी। स्टेनले झील किस नदी पर स्थित है? कावेरी। किस राज्य में? तमिल। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख झील? कोलेरू झील। कौन झील? कौन झील? नागार्जुन सागर झील भी है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें स्थित है? शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, नागिन, डल, बुलर, ये सब कहां है? जम्मू। राजस्थान में चंबल नदी पर कौन कौन सा झील है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। राजस्थान की प्रमुख झील? सांभर, डिंडवाना। सांभर, डिंडवाना, राजसमंद, जयसमंद, लुनकर नसर, ये सब है ना जी। पिछौला, हाँ, उदय सागर, फतेह सागर, सब राजस्थान में ना। गुजरात में स्थित प्रमुख झील कौन कौन है? नारायण सरोवर, नल सरोवर, कांकरिया, हमीरसर, ये सब है ना जी। महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख झील? लोनार, पवई, ये सब है ना जी। गोरेवाड़ा,
सलीम सरोवर। हिमाचल प्रदेश में स्थित झील, चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका, खजियार, सब कहां है? हिमाचल। उत्तराखंड की प्रमुख झील, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, भारत के जलप्रपात। भारत के जलप्रपात, वाटरफॉल ऑफ इंडिया, वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत के जलप्रपात। क्या हो रहा है जी? तो 7 गो है तो आगे आ जाइए। ने एगो आगे नहीं आ सकते, एगो आगे आ जाइए। लड़की आगे आ जाइए। तो ये हाल है। वाटरफॉल ऑफ इंडिया समझिएगा, समझिए फिर आगे लिखा देंगे। झरना देखे हैं? झरना, झरना देखे हैं? देखे हैं? देखिए झरना में क्या होता है। झरना से आप नहाते हैं ना जी। जैसे किसी किसी लॉज में झरना लगा हुआ मिलेगा, सब में नहीं, किसी किसी लॉज में मिलेगा। ठीक है। तो झरना में क्या होता है, एक बात आप थोड़ा सा सोच के देखिए। झरना में क्या होता है? झरना एक तो ऊंचाई पर रहता है, एक तो ऊंचाई पर रहता है। ऊंचाई से जो है पानी गिरता है और उस पानी से जो है आप नहाते हैं। उस पानी से आप क्या करते हैं? नहाते हैं, नहाते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में झरना से नहाना ठीक है, ठंडी के दिन में झरना से नहाना सही नहीं है। उसके कारण है तो उसमें हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे झरना, झरना में ऊंचाई से जल गिरता है, उसी प्रकार से जो भारत का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, उसी प्रकार से जो भारत का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है मतलब वो ऊंचा स्थल है। पहाड़ पठार ऊंचे, ऊंचा स्थल को न कहते हैं जी। क्या मैदानी भाग को पहाड़ पठार कहेंगे? नहीं, धरातल से जो ऊंचा उठा हुआ स्थल है वही तो पहाड़ पठार होता है। तो पहाड़ी पठारी क्षेत्र से जल गिरती है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र से जो है, और नदियां सामान्य तौर पर पहाड़ी पठारी क्षेत्र से ही निकलती है। हाँ या ना? नदी जो है, नदी, अगर नदी की हम लोग बात करें तो जो नदी है वह सामान्य तौर पर पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से ही निकलती है। तो जब नदियां पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलती है और पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद नदियां पहाड़ी क्षेत्र से धरातल पर, पहाड़ी क्षेत्र से धरातल पर नीचे जल गिराती है। पहाड़ी क्षेत्र से धरातल पर नीचे जल गिराती है। पहाड़ी पठारी क्षेत्र से जो जल नीचे की और तीव्र गति से गिरता है, नीचे की और तीव्र गति से गिरता है, उस गिरते हुए जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। उस गिरते हुए जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए कि ये जो है मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है। पठारी भाग तो लगभग आयताकार होता है। तो अब मान लिया जाए कि इस पर्वत से, समझ गए, इस पर्वत से इस प्रकार से जल तीव्र गति से गिर रहा है, या फिर इस पठार से जो है
मान लिया जाए कि पठार के इस भाग से नदी निकलती है, नदी इस प्रकार से बहती है और इस प्रकार से नदी का जल जो है आपको मैदानी भाग में गिरती है, नदी का जल जो है मैदानी भाग में गिरती है। तो जो पर्वतीय पहाड़ी या पठारी भाग से ऊंचाई से तीव्र गति से जल, ऊंचाई से तीव्र गति से जल धरातल पर गिरती है, तो यह जो तीव्र गति से गिरने वाला जल होता है, इस जल को ही कहा जाता है जलप्रपात। क्या कहा जाता है? जलप्रपात। भारत में और बिहार में, भारत में तो सैकड़ों की संख्या में जलप्रपात है, बिहार में गिना चुना जलप्रपात है, जैसे स्मॉक कुंड जलप्रपात, जैसे ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, ये सब बिहार का जलप्रपात है, ये सब बिहार का जलप्रपात है। दुर्गावती जो है रोहतास में है, ककोलत नवादा में है और स्मॉक कुंड सासाराम में है। स्मॉक कुंड जलप्रपात सासाराम में है। तो जो जलप्रपात है, सबसे पहली बात यह कि जलप्रपात से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जलप्रपात से जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो दो तरीका है। एक, किस जलप्रपात का संबंध कौन नदी से है, किस जलप्रपात का संबंध कौन नदी से है, और जो दूसरा वह यह कि कौन जलप्रपात किस राज्य में है, कौन जलप्रपात किस राज्य में है। जैसे आपको पूछ देगा हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है, जोगिया गरसप्पा किस राज्य में है, ककोलत किस राज्य में है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा, जोगिया गरसप्पा जलप्रपात कौन नदी पर है, ककोलत कौन नदी पर है, महात्मा गांधी जलप्रपात कौन नदी पर है, डुडुमा जलप्रपात कौन नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात कौन नदी पर है। तो ये दो प्रकार से मुख्यतः जो है जलप्रपात से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक में स्थित कुचिकल जलप्रपात। कर्नाटक में स्थित कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह 455 मीटर की ऊंचाई से, इस जलप्रपात के अंतर्गत जो जल है वह 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। 455 मीटर के ऊंचाई से गिरता है और यह जलप्रपात, इस जलप्रपात को जो जल की प्राप्ति होती है वह आपको बराही नदी से होता है। बराही कौन नदी से? बराही, बराही नदी से होता है, बराही नदी से। तो इस जलप्रपात का संबंध बराही नदी से है, या इस जलप्रपात को जल की प्राप्ति बराही नदी से होती है, बराही नदी से होती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, काहे कि कुछ बुक लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात है, जोगिया गरसप्पा जलप्रपात है। और जो जोगिया गरसप्पा जलप्रपात है वह भी कर्नाटक में है, जोगिया गरसप्पा जलप्रपात भी कर्नाटक में है। और जोगिया गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी, कर्नाटक में शरावती नदी, शरावती नदी के तट पर है और उसकी ऊंचाई है 255 मीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर, 255 मीटर, 255 मीटर। तो अब आप स्वयं सोचिए, अब आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जहां कुचिकल 455 मीटर की ऊंचाई से अपना जल गिराती है और जोगिया गरसप्पा 255 मीटर के ऊंचाई से अपना जल गिराती है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन हो जाएगा? कुचिकल ना होगा, जोगिया गरसप्पा थोड़े होगा, ना होगा। अब जिस प्रकार से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
देखिए बात नहीं कीजिए, बात कीजिएगा हम क्लास में खड़ा करवा देंगे, ठीक है? फिर कहिएगा, फिर बुरा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, समझिएगा। अब क्लास में सब बैठा हुआ है और कोई एगो खड़ा रहेगा तो ठीक थोड़े लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्लास में बात मत कीजिए, क्लास पढ़ने आए हैं, पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है निकल जाइए ना, क्या कोई दिक्कत थोड़े है। आईपीएल चल रहा है, जाइए मोबाइल में हॉटस्टार या जहां पर भी दे रहा है जाकर के आप अपना देखिए, जियो टीवी पे दे रहा है, जियो सिनेमा फ्री दे रहा है। हाँ, तो जियो तो पहले सबसे पहले फ्री ये सब चीज करता है, सबसे पहले आपको आदत लगाता है, और जैसे आप आदी हो गए लूटना शुरू, 299 की जगह सीधा 599, ठीक है? तो कभी भी जो है ना, किसी भी चीज का आदती मत होइए, किसी भी चीज का आदती मत होइए। मतलब आदत किसी भी चीज का मत लगे। देखिए जीवन एक बार मिला है, सब चीज करना है, लेकिन आदत किसी भी चीज को नहीं बनाना है, यह चीज आपके लिए हानि कर जाएगा। आइए अब, जिस प्रकार से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है, उसी प्रकार से अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है एंजिल। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन है? एंजिल। एंजिल जलप्रपात है, एंजिल। एंजिल जलप्रपात। और जो एंजिल जलप्रपात है यह 979 मीटर, 979 मीटर, 979 मीटर की ऊंचाई से इस जलप्रपात में जल गिरता है। 979 मीटर की ऊंचाई से इस जलप्रपात में जल गिरता है। और यह जलप्रपात है दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश के अंतर्गत 13 देश है। एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला कौन? वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला में यह जलप्रपात यानी एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। और एंजिल जलप्रपात को जो जल की प्राप्ति होती है वह कोरोनी नदी से होता है। कौन नदी से? कोरोनी। कोरोनी, कोरोनी नदी से होता है, कोरोनी नदी से होता है। तो एंजिल जलप्रपात को जल की प्राप्ति कोरोनी नदी से होता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावे अमेरिका के भीतर एक जलप्रपात है, उसका नाम है न्यागरा। और न्यागरा जलप्रपात के विषय में कहा जाता है कि यह काफी बड़ा जलप्रपात है, काफी व्यापक जलप्रपात है, काफी व्यापक और बड़ा जलप्रपात है। तो जो यहां पर अमेरिका है, यूएसए है, यहां पर एक जलप्रपात है न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा। और अमेरिका के भीतर जो न्यागरा जलप्रपात है, अमेरिका के भीतर जो न्यागरा जलप्रपात है यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। सेंट लॉरेंस, अमेरिका में एक नदी बहती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस। अमेरिका में बहने वाली सेंट लॉरेंस नदी के तट पर जो है आपको न्यागरा जलप्रपात है, न्यागरा जलप्रपात है। अब देखिएगा, एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाता है यह कि भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? तो भारत के न्यागरा की अगर हम लोग बात करें तो भारत का न्यागरा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। किस जलप्रपात को? चित्रकूट। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के तट पर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी के तट पर है। इंद्रावती नदी के तट पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो इसके अलावे कुछ अलग अलग जलप्रपात है, जैसे झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है।
फिर झारखंड में ही साडनी जलप्रपात है, फिर झारखंड में ही दसम जलप्रपात है। ये सब जलप्रपात झारखंड में है। फिर आपको बिहार में नवादा में ककोलत जलप्रपात है, करमानसाह नदी पर। बिहार में सासाराम में काओ नदी पर स्मॉग कुंड जलप्रपात है। बिहार के रोहतास में दुर्गावती नदी पर दुर्गावती जलप्रपात है। फिर बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा पर, बिहार झारखंड के सीमा पर जलप्रपात है। फिर आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार, कपिलधारा, ये सब जलप्रपात, दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार, ये सब जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर है। फिर आपको मध्य प्रदेश राज्य में ही एक चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात। और संभवतः मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात अंदाज चचाई ही है, संभवतः। और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में बीहर नदी के तट पर है। बीहर नदी के तट पर, बीहर। फिर राजस्थान में चंबल नदी के तट पर चुलिया जलप्रपात है। राजस्थान में चंबल नदी के तट पर चुलिया जलप्रपात है। फिर आपको गोवा में मांडवी नदी के तट पर दूध सागर जलप्रपात है। गोवा में मांडवी नदी के तट पर दूध सागर जलप्रपात है। तो ये सब जो है भारत के जलप्रपात हैं। तो इन चीजों को जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए, लिखिएगा। पहाड़ी, पठारी क्षेत्रों से, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में, सॉरी क्षेत्रों से नहीं, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में ऊंचाई से जो तीव्र गति से ऊंचाई से जल गिरती है, उस गिरती हुई जल को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात कहते हैं। नीचे से स्टार मार के, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है,
जो कर्नाटक राज्य में जो कर्नाटक राज्य में जो कर्नाटक राज्य में बराही नदी के तट पर जो कर्नाटक राज्य में बराही नदी के तट पर 455 मीटर की ऊंचाई से जो कर्नाटक राज्य में बराही नदी के तट पर 455 मीटर की ऊंचाई से 455 मीटर की ऊंचाई से अपना जल गिराती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में कोरोनी नदी के तट पर वेनेजुएला में कोरोनी नदी के तट पर 979 मीटर की ऊंचाई से 979 मीटर की ऊंचाई से अपना जल गिराती है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा 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 चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में 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 इंद्रावती नदी के तट पर इंद्रावती नदी के तट पर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। अब जो है 3 गो कॉलम बनाइए। एक में लिखिए जलप्रपात, 3 गो कॉलम बनाइए इस प्रकार से। एक में लिखिए जलप्रपात, 2 नंबर में लिखिए नदी और 3 नंबर में लिखिए राज्य में गोवा। ऐसे ही करके लिखना है, ऐसे ही करके लिखना है। समझ में आ गया ना? अब लिखिए आगे। देखिए, जो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है उसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। जो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है उसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है।
तो जलप्रपात में लिखिए जोग या गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गड़सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। नदी में शरावती नदी, राज्य में कर्नाटक, आगे राज्य में कर्नाटक, आगे डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा ऐसे लिखिए डुडुमा, डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात। मुचकुंड नदी, मुचकुंड नदी ओडिशा राज्य, डुडुमा जलप्रपात, मुचकुंड नदी ओडिशा राज्य, डुडुमा जलप्रपात, मुचकुंड नदी ओडिशा राज्य। आगे लिखिए धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। नदी में नर्मदा नदी, नदी में नर्मदा नदी, नदी में नर्मदा नदी। राज्य में मध्य प्रदेश, राज्य में मध्य प्रदेश, राज्य में मध्य प्रदेश। आगे धुआंधार के बाद कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। नदी में, नदी में नर्मदा नदी, नदी में नर्मदा नदी, नदी में नर्मदा नदी। राज्य में मध्य प्रदेश। आगे दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा, दु गोद्धो संजू, दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात। नदी में नर्मदा नदी, राज्य में मध्य प्रदेश, राज्य में मध्य प्रदेश, राज्य में मध्य प्रदेश। चचाई जलप्रपात, चचाई, चचाई, चचाई जलप्रपात। नदी में बिहार नदी, चचाई जलप्रपात, नदी में बिहार नदी, चचाई जलप्रपात, नदी में बिहार नदी, नदी में बिहार नदी। राज्य में मध्य प्रदेश, राज्य में मध्य प्रदेश। आगे चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी राजस्थान, चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान। आगे गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। रारू नदी झारखंड, गौतम धारा जलप्रपात, रारू नदी झारखंड, रारू, 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 रारू। गौतम धारा जलप्रपात, रारू नदी झारखंड। आगे दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात, दसम, द स म, दसम जलप्रपात। कांची नदी झारखंड, कांची नदी झारखंड, दसम जलप्रपात, कांची नदी झारखंड, दसम जलप्रपात, कांची नदी झारखंड, कांची नदी झारखंड, दसम जलप्रपात, कांची नदी झारखंड, कांची नदी झारखंड। आगे साडनी जलप्रपात, साडनी, साडनी, साडनी जलप्रपात, साडनी जलप्रपात।
साडनी, 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 साडनी जलप्रपात, साडनी, साडनी जलप्रपात। शंख नदी झारखंड, शंख, शंख, सोन स्वाखो, शंख, शंख, साडनी जलप्रपात, शंख नदी झारखंड। शंख नदी झारखंड। आगे कुचिकल हो गया, हाँ वो तो पहले ये लिखा दिए। चुलिया लिखा दिए। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी कर्नाटक। आगे गोकक जलप्रपात, गोकक, गोकक लिखा दिए। गोकक, गोकक लिखा दिए। गोकक जलप्रपात, गोकक, 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 गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। डैश देकर गोकक नदी या घाट प्रभा नदी, डैश देकर गोकक नदी या घाट प्रभा नदी, गोकक जलप्रपात। डैश देकर गोकक नदी या घाट प्रभा नदी। कर्नाटक, कर्नाटक। चलिए अब जो है, अब हेडिंग मारिए बिहार में स्थित जलप्रपात, बिहार में स्थित जलप्रपात। बिहार में स्थित जलप्रपात, बिहार में स्थित जलप्रपात। बिहार में स्थित जलप्रपात, बिहार में स्थित जलप्रपात। इसमें भी 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए। बस 4 को 5 गो है, 4 को 5 गो है। लिखिए एस्मा कुंड जलप्रपात, एस्मॉक कुंड जलप्रपात। काओ नदी सासाराम, काओ नदी सासाराम, सासाराम में है। काओ, काओ नदी सासाराम, सासाराम, काओ नदी सासाराम, काओ नदी सासाराम। आगे, आगे लिखिएगा दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी रोहतास, दुर्गावती नदी रोहतास, 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 रोहतास। आगे लिखिएगा ककोलत जलप्रपात, ककोलत, ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात। करमानशाह नदी नवादा, ककोलत जलप्रपात। करमानशाह नदी, करमानशाह नदी नवादा, करमानशाह नदी नवादा, करमानशाह नदी नवादा। इसके बाद आगे लिखिएगा सुख लहरी जलप्रपात, सुख लहरी जलप्रपात, सुख लहरी जलप्रपात, सुख, सुख लहरी जलप्रपात।
कन्हर नदी, क न ह र, कन्हर नदी, कन्हर नदी। सुख लहरी जलप्रपात, कन्हर नदी, कन्हर नदी। ये है बिहार और यूपी के बॉर्डर पर, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर। फिर आगे तमासीन जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात। ये है महाने नदी, महाने, महाने नदी पर है और ये है बिहार और झारखंड के सीमा पर, ये है बिहार और झारखंड के सीमा पर, बिहार और झारखंड के सीमा पर। सुख लहरी जलप्रपात कन्हर नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है, और तमसीन जलप्रपात जो है महाने नदी के तट पर है, यह बिहार और झारखंड के सीमा पर है, बिहार और झारखंड के सीमा पर है। बिहार और झारखंड के सीमा पर है। चलिए लिख लिए, हो गया जलप्रपात खत्म। ठीक है, अब जो है आप इसको 1 मिनट में पढ़िए, फिर हम याद करवाएंगे। जितना लिखा है उतना 1 मिनट में पढ़िए जल्दी। पढ़ने बोले हैं, पीछे में बतियाने नहीं बोले हैं। पढ़ लिए, पढ़ लिए। चलिए बताइए, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से ऊंचाई से जो तीव्र गति से धरातल पर जल गिरती है उसे क्या कहते हैं? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? ऊंचाई, ऊंचाई। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन देश में है? कौन देश में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? अच्छा, कितना ऊंचाई से? कितना ऊंचाई से? अच्छा, न्यागरा जलप्रपात कौन देश में है? अमेरिका। कौन देश में? न्यागरा जलप्रपात कौन देश में है? कौन नदी पर? कौन नदी पर? कौन नदी पर? अच्छा, भारत का न्यागरा कौन जलप्रपात? भारत का न्यागरा, भारत का न्यागरा कौन नदी पर? कौन नदी पर? कौन नदी पर? कौन राज्य में? कौन राज्य में? छत्तीसगढ़ ना। हुंडरू जलप्रपात कौन, किस नदी पर? हुंडरू। किस राज्य में? हुंडरू। किस राज्य में? दूध सागर।
दूध सागर किस राज्य में? किस राज्य में? डुडुमा, डुडुमा किस राज्य में? किस राज्य में? आए ओडिशा ना। चलिए, चुलिया जलप्रपात कौन राज्य में? आए राज चुलिया कौन राज्य में? कौन नदी पर? चुलिया कौन राज्य में? आए कौन नदी पर? चलिए, धुआंधार मध्य, धुआंधार, धुआंधार कौन नदी पर? नर्मदा। कौन नदी पर? कौन नदी पर? दुग्धधारा, दुग्धधारा कौन नदी पर? कौन नदी पर? कपिलधारा, कपिलधारा कौन नदी पर? तो दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार कौन राज्य में? कौन नदी पर? चचाई मध्य प्रदेश। कौन नदी पर? बिहार। चचाई, चचाई मध्य प्रदेश में, चचाई मध्य प्रदेश में, चचाई मध्य प्रदेश में, बिहार नदी नदी। चलिए, इसके बाद गोकाक जलप्रपात, गोकाक कर्नाटक। गोकाक, गोकाक कौन नदी? गोकाकिया, गोकाकिया घाट पड़वा। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक। इसके बाद साडनी जलप्रपात, शंख नदी झारखंड। साडनी जलप्रपात, साडनी जलप्रपात, साडनी जलप्रपात, शंख नदी झारखंड। इसके बाद जो है आगे बताइएगा, दसम जलप्रपात है कांची नदी। दसम कांची नदी, दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात कांची नदी, कांची नदी झारखंड। इसके बाद गौतम धारा जलप्रपात, रारू नदी। गौतम धारा, गौतम धारा, और गौतम धारा को ही जोनहा जलप्रपात भी कहा जाता है। जोनहा, जोनहा गौतम धारा को जो है ना जोनहा भी कहा जाता है। जोनहा, जोनहा तो कोष्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। गौतम धारा को जोनहा भी कहा जाता है। जोनहा बोर्ड पे लिखे हैं, जोनहा, जोनहा रारू नदी के तट पर। झारखंड वाला एक सेकेंड में फिर से याद कीजिएगा। हुंडरू स्वर्ण रेखा ना हो, हुंडरू, 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 गौतम धारा, रारू, गौतम धारा, गौतम धारा, गौतम धारा। हम इसको कैसे याद रखे हो जानते हैं? है वो बचपन में हम लोग के साथ क्रिकेट खेलता था, गौतम नाम था उसका, बड़ी रार था, बहुत रार था, सही में बहुत रार था, लेकिन पढ़ने में बड़ी तेज था, समझे? तो हम उसको ऐसे याद, गौतमा रारू, ठीक है। तो गौतम धारा कौन नदी? गौतम धारा, गौतम धारा। स से साडनी, स से संग, साडनी संग, साडनी, साडनी, और एगो कौन बच गया? दसम, 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 दसम कांची, दसम कांची, दसम। यही याद नहीं रहता है सामान्य तौर पर, ठीक है। बाद बाकी तो याद हो ही जाता है। याद हुआ जी हीरो सब? अब बिहार का जलप्रपात याद कर लेते हैं। आइए बिहार में स्मॉक कुंड जलप्रपात कहां? स्मॉक कुंड कहां? स्मॉक कुंड कहां? दुर्गावती कहां? दुर्गावती कहां? ककोलत, ककोलत कोट कहां? अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन जलप्रपात? सुख। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर कौन जल? कौन नदी? कौन नदी? कौन नदी? और बिहार और झारखंड के सीमा पर? बिहार और झारखंड के कौन नदी पर? कौन नदी पर? एक बार फिर से इसको याद करेंगे, ठीक है, याद नहीं रहेगा नहीं तो। स्मॉक कुंड, स्मॉक कुंड
कहाँ? दुर्गावती। कहाँ? ककोलत। कहाँ? ककोलत। कहाँ? सुखलहरी। आए? सुखलहरी। सुखलहरी बिहार और उत्तर प्रदेश के। तमासीन। तमासीन कहाँ? क्लियर है? इस प्रकार अब यह चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला हम लोगों का चैप्टर है, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर था, टोटल 5 चीज इसमें पढ़ाए हैं। नदी, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना और नदियों के किनारे बसे शहर। वो तो हम बताए न है, लेकिन अब वो बताना पड़ेगा। नहीं ना, वो नोट PDF दिए थे, नहीं लिख लिया आपने? लिख लिए ना? ठीक है, वो लिख लिए तो वो नहीं न करवाना होगा, नहीं ना, कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ना, जैसे देखिए पॉलिटी में भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, उसी 22 भाग को पॉलिटी में पढ़ने होते हैं। भाग 5 में संघ का शासन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब भाग 5 में पढ़ने होते हैं। ये टोटल टॉपिक 9-10 टॉपिक। जैसे पॉलिटी में भाग 5 का महत्व है, वैसे ज्योग्राफी में भारत के अपवाह तंत्र इस चैप्टर का महत्व है। पॉलिटी अगर परीक्षा हुआ जीएस आधारित, पॉलिटी से प्रश्न पूछा जाना है तो भाग 5 से प्रश्न अइबे करेगा। अगर जीएस आधारित परीक्षा है, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाने हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, इस चैप्टर से प्रश्न अइबे करेगा, चाहे जैसे आए। ये चैप्टर बड़ी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर अब करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हो पाया है, क्वेश्चन टाइप हो रहा है। जो टाइप करता था उसकी नानी मर गई। ठीक है, तो चले गया उस अपनी नानी के क्रियाक्रम में चले गया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, जिस वजह से क्वेश्चन हम आपको दे नहीं पाए। लेकिन आगे जो है अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, देखिए तो सिलेबस में क्या है, क्या है? भारत की जलवायु। चलिए हेडिंग मार लीजिए, भारत की जलवायु। भारत, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। और नदी और किनारे बसे शहर कॉपी में लिख लिए है ना, और होमवर्क भी ना कुछ दिए थे, मैपिंग करके लाने के लिए दिए थे ना, करके लाए हैं ना? चेक करेंगे, अभी चेक कर ले। अब ये अंतिम में, अब ये अच्छा ठीक, पलटिए तो सब लोग। फटा कहाँ है वो? अरे ऑनलाइन वाले लोग रुकिए, ये सब जो है करके कॉपी में 60 काहे न लेते हैं महाराज? ये ऐसे उसको तो अनाथ बच्चा आप लोग बना दिए हैं, कॉपी में साटना है उसको। जो नहीं बना के लाए हैं, ईमानदारी से खड़े हो जाइए, ईमानदारी से खड़ा हो जाइए, नहीं तो हम पकड़ेंगे तो हम खूब पीटेंगे, हम पकड़ेंगे हम खूब पीटेंगे। ठीक है, खड़ा हो जाइए। नीचे में भी न क्लास है जी, नीचे में भी न लगा हुआ है, ऊपर में भी है, नीचे में भी है, नीचे नहीं ऊपर में है। अच्छा गेट बंद कर दिया ना? हाँ, पलटिए, दीजिए ना। घर नहीं गए जी? घर से नहीं बुलाया आपको? ईद है ना जी? हाँ, घर जाइए महाराज। ईद का छुट्टी दे देते हैं क्या? दिवाली दशहरा का 15 दिन छुट्टी चाहिए, ईद का 2 दिन।
इसको कॉपी में साट लेना है। हैं? पहला दिन आए तोड़ी। कहाँ है आपका पहला दिन? कार्ड कहाँ है? हैं? पूरा नहीं बनाए, कहाँ है? पूरा बनाना नहीं चाहिए। सिर्फ रोटी थोड़े खाइएगा, दालों न खाइएगा। क्या नहीं बना? उसमें काहे नहीं बना है? आए? नहीं आए थे तो वो तो आपका ना प्रॉब्लम है, वो आप तो पुरानी है। हटाइए, हाथ हटाइए, आप अपना हाथ हटाइए। नहीं है? का है? आए? आज आए? परसों आए? आए? क्या उसका है? आपका? बैठिए। हे लड़की, न्यू है, ठीक, न्यू है, न्यू है, न्यू है, ठीक। जय काहे? न्यू ही है आप भी? हाँ महाराज। अच्छा, हाँ, इसको हम फोन करके बता दिए थे कि मतलब नहीं आ पाएगा, मैसेज जो होगा। मम्मी आई थी ना डॉक्टर के पास। मम्मी आई सही में? न्यू है? कितना दिन हुआ? होमवर्क नहीं पता था? पिछला क्लास में आप आए थे, हमको आपका चेहरा याद है। टीका लगाते हैं जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। आप ही का है ना? पहला क्लास? हाँ, पहला क्लास? चोट कहाँ लगा?
आपका पहला क्लास तो नहीं है। हाँ है। आप लोग हल्ला काहे करते हैं? कहाँ है? आगे से मार खाइएगा तब ना याद रखिएगा। आप तो एकदम निर्लज हैं। बैठ जाइए ना, मार खा लिए, अब बैठिए, बैठिए। नहीं लगा, आपने नहीं लगा है, दम नहीं पड़ती। होमवर्क पता था ना, तो बनाना चाहिए ना, बनाइए। 22 से 25 का रजिस्ट्रेशन कराना चल रहा हाँ, है। रजिस्ट्रेशन कराना कोई 22 से 25 में चल रहा है। फर्स्ट क्लास मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। भाई कितना को मारे अब हम, बताइए। मारते मारते मेरा मुंह हाथ दर्द करने लगता है। कहाँ है जी? है टाइम पास करती है जी? है कैसे टाइम पास करती है ये सब? है लड़की, है बोलिए, कुछ बोलना है? होमवर्क पता था ना, करके आना चाहिए ना। है पढ़ा लिखा के जब मारने का मन करता है। छूट गया, छूट गया। क्या कहाँ हीरो सब? ऐसे मत कीजिए महाराज। बताइए क्लास में कितने लोग हैं जो होमवर्क नहीं किए हैं? तब कहते हैं रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट कैसे होगा बताइए ना, कैसे होगा रिजल्ट? बताइए आप ही हमको। जो होमवर्क दिया जाता वो करबे नहीं करते हैं तो कहां से होगा? बैठिए आप लोग। चलिए, क्या पढ़ाएंगे कि आप लोग क्या करें अब समझ। पढ़ा लिखा कीजिए। आप लोग को हम क्या बोले अब? बताइए क्लास में कितने लोग हैं जो नहीं बनाए हैं? 50% लोग तो नहीं है बनाया है। तो अरे पटना क्या करने आए हैं बताइए ना, क्या करने? क्या ऊपर नहीं जा रहा है? मतलब ऊपर भी चले? बदमाशी करता है सब। आ रहे हैं ऊपर, रुकिए। ऊपर से आ जाए। है ना, पढ़ाने का मन कर रहा है हमको। पढ़ाते हैं, पढ़िए ना, पढ़िए ना, अंतिम में जाएंगे। भारत की जलवायु, हेडिंग मारिए भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जानते हैं, ये जो टॉपिक है समझने वाला टॉपिक है। इसमें हमको लगता है 2 से 3 लेक्चर लगेगा। टोटल चीज समझने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत
हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई एक टॉपिक बहुत ज्यादा समझने वाला है तो वो यही टॉपिक है, भारत की जलवायु। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप सब लोग जो है इस चैप्टर में अनुपस्थित नहीं ही रहेंगे, नहीं तो अगर इस चैप्टर में थोड़ा सा भी अनुपस्थित रहे तो फिर काम खत्म हो जाएगा आपका। और ऊपर वाले लोग जो बदमाशी करते हैं, रिक्वेस्ट है, बदमाशी काहे करते हैं? बदमाशी मत कीजिए, पढ़ने आए हैं पढ़िए। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एक तो पहली बात यह है, सीधा सीधा एक प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। सीधा सीधा एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका सीधा सीधा उत्तर होता है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। मानसूनी प्रकार की है। अब इसका क्या मतलब होता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यहां पर दो शब्द है, एक है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है मानसूनी। मानसूनी, आप इस बात को जानते हैं कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को टोटल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। तीन ताप कटिबंध में बांटा गया है। और पृथ्वी को जो टोटल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, वो 3 ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। नीचे आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है जिसको हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा कहते हैं या आर्कटिक वृत्त कहते हैं। फिर एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार से जब आप दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। और फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो भारत, चलिए भारत पे जाएंगे लेकिन उससे पहले ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर 23 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा, इस बीच में गर्मी अधिक पड़ती है। इस बीच में गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ती है क्योंकि इस बीच में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है।
इस बीच में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस वजह से इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है, जिस कारण इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी अधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या अधिक होता है? क्या अधिक होता है? गर्मी अधिक होता है, गर्मी अधिक होता है। अब देखिएगा, जब आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से ऊपर जाइएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो क्षेत्र होता है यहां पर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कैसा? शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण शब्द गौर कीजिएगा, शीत प्लस उष्ण। शीतोष्ण शब्द जो है, दो शब्द शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म। उष्ण का मतलब, तो यहां पर क्या होता है जानते हैं? इस एरिया में ठंडा और गर्मी दोनों बराबर बराबर मात्रा में पड़ता है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में पड़ता है। इसके बाद इससे ऊपर जाइएगा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो यहां पर ठंडा काफी अधिक पड़ता है, काफी अधिक ठंडा पड़ता है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत कटि। क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो देखिए, गौर कीजिएगा आप थोड़ा सा, विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक गर्मी अधिक, कर्क रेखा से लेकर आकर्टिक तक शीतोष्ण कटिबंध बराबर मात्रा में गर्मी ठंडा, और आर्कटिक से लेकर उत्तरी ध्रुव तक बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक ठंडा। आप मानव हैं, आप कुछ चीजों को फील कर सकते हैं, जैसे आप गर्मी को फील कर पाते हैं, आप ठंडा को फील कर पाते हैं। आप मानव हैं, आप गर्मी और ठंडा को फील कर पाते हैं। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि क्या आप बहुत अधिक गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं? नहीं, आप बहुत अधिक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरी बात, क्या आप बहुत अधिक ठंडा को भी बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। मानव ना तो अधिक गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है और ना ही अधिक ठंडा को बर्दाश्त कर पाता है। तो मानव जो है उस क्षेत्र में ज्यादा सरवाइव करने में सक्षम हो पाता है जहां पर बराबर मात्रा में ठंडा और गर्मी हो, बराबर मात्रा में ठंडा और गर्मी हो। इसलिए मानव के लिए जो सबसे उपयुक्त, मानव के रहने के लिए जो सबसे अच्छा माना जाता है वह शीतोष्ण कटिबंध। किसको माना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब यहां पर एक बात आप हमको बताइएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्या आप भारत का अक्षांशीय विस्तार नहीं जानते हैं? आप एकदम से जानते हैं, आपको पहला चैप्टर में हमने बताया है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। हाँ या ना? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। इतना है ना? अब क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? और भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना जी? कर्क रेखा को भारत के मध्य से गुजार दीजिए, गुजरात से गुजार दीजिए। इसको भारत मान लिया जाए तो भारत, अगर भारत की बात की जाए तो इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्ष। तो भारत का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, हाँ या ना? और भारत का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, हाँ या ना? तो आपसे अगर पूछा जाएगा भारत का विस्तार है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में,
ऑप्शन सी। उष्ण और शीतोष्ण दोनों में, ऑप्शन डी शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। क्या मारिएगा? सी मारिएगा जी, सी मारिएगा। हाँ। तो भारत का जो विस्तार है वह आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि हमने आपको यह लाइन लिखा है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तो उष्ण कटिबंधीय तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका मतलब यह है कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, इसलिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। अब मानसूनी, मानसून जो है ना, मानसून, मानसूनी मानसून शब्द से बना है। मानसून जो है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है, और मानसून अरबी भाषा के मौसिम से बना है। अरबी भाषा के मौसिम से बना है। मौसिम का अर्थ होता है ऋतु। मौसिम का अर्थ क्या होता है? ऋतु, ऋतु। देखिए, मानसूनी जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में ऋतु के परिवर्तन होने से, ऋतु के परिवर्तन होने से मानसूनी पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाती है। एक बार फिर से आप सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु उन देशों में पाई जाती है जिन देशों में ऋतु के परिवर्तित होने से हवा के दिशा में परिवर्तन हो जाती है, हवा के दिशा में परिवर्तन हो जाती है। भारत में आप सुनते होंगे, गांव घर के लोग से कभी सुनते होंगे पूर्वा हवा बह रहा है, कभी सुनते होंगे पछिया हवा बह रहा है, पछिया हवा बह रहा है। एक खास मौसम में पूर्वा बहता है और एक खास मौसम में पछिया हवा बहता है। हां, तो भारत में जो है, भारत में जो है, भारत में ऋतु के परिवर्तन होने से भारत में बहने वाली पवन अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। भारत में ऋतु के परिवर्तन होने से भारत में बहने वाली पवन अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है, जिस कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। और देखिए, भारत में मुख्यतः दो प्रकार की मानसूनी पवन चलती है। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की मानसूनी पवन चलती है। एक मानसूनी पवन चलती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, एक मानसूनी पवन चलती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन गर्मी में चलती है और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन शरद ऋतु या शीत ऋतु में चलती है, शरद ऋतु या शीत ऋतु में चलती है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सब चीज आपको समझ में आएगा, लेकिन नीचे से एक दो पॉइंट आप लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है क्योंकि भारत का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
क्योंकि भारत का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तथा क्योंकि भारत का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तथा भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें तथा भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें ऋतु के परिवर्तित होते ही भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें ऋतु के परिवर्तित होते ही भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें ऋतु के परिवर्तित होते ही अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मानी जाती है। नीचे से एक लाइन और लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट एक लाइन लिखिएगा और ध्यान रहे कि भारत का विस्तार सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत का विस्तार सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत का विस्तार सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत का विस्तार सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा, मानव के रहने हेतु सबसे बेहतर क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को माना जाता है। मानव के रहने हेतु सबसे बेहतर क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को माना जाता है। नीचे से एक और लिखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है।
अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है जिसका अर्थ ऋतु होता है, 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 जिसका अर्थ ऋतु होता है। चलिए अब देखिए, ऋतु होता है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। अब देखिए एक चीज को समझिएगा, मौसम, मौसम क्या है और एक जलवायु क्या है, इस बात को समझना। मौसम क्या है और जलवायु क्या है। देखिए एक लाइन में अगर है पीला शर्ट है का, आपको थोड़ा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए सुनिए अब, मौसम, मौसम क्या है और जलवायु क्या है, तथा भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं और हर मौसम की क्या विशेषता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, सबसे कम वर्षा कहां होता है, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ता है, सबसे कम गर्मी कहां पड़ता है, सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ता है। इन सभी चीजों को हमें पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले मौसम, जैसे देखिए मौसम, मौसम जो होता है ना, किसी भी क्षेत्र का कुछ घंटा, कुछ दिन या कुछ सप्ताह का वायुमंडलीय दशा होता है। किसी भी क्षेत्र के कुछ घंटा, कुछ दिन या कुछ सप्ताह का जो वायुमंडलीय दशा होता है उसी को मौसम कहा जाता है। वही अधिक समय यानी कुछ वर्ष, कुछ वर्षों के लिए किसी क्षेत्र का जो वायुमंडलीय दशा होता है उसको जलवायु कहा जाता है, उसको जलवायु कहा जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे मान लिया जाए कि आप देखते होंगे कि 2 बजे दोपहर में धूप है, थोड़ा देर के बाद मेघ लगाया, वर्षा होने लगा, वर्षा होने लगा। शाम के टाइम में टेम्परेचर बहुत लो हो गया, ठंडा लगने लगा। मतलब एक ही दिन में दोपहर में धूप और गर्मी भी देख लिए, बरसों देख लिए, शाम में ठंडो लगने लगा। इसी को तो मौसम कहा जाता है। और गाना है ना जी, कोई गाना है एक, मौसम की तरह बदल तो न जाओगी, यही ना गाना है। तो मौसम जो होता है ना तुरंत तुरंत बदलता है, मौसम तुरंत तुरंत बदलता है। और आजकल की लड़की मौसम से कम नहीं है तो इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, समझे। हाँ लगता है धोखा होगा मिला। सुनिए ये सब देखिए, सुनिए देखिए, आप जिस अवस्था में है ना, ये आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन अवस्था भी है और सबसे खत्म अवस्था भी है। अगर अपने आप पे कंट्रोल कर लिए, पढ़े लिखे, सफल हो गए तो बेहतरीन हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। तो देखिए मौसम क्या होता है, तुरंत तुरंत, यानी देखिए, और जो
गर्मी, वर्षा, ठंडा, ये सब चीज एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। एटमॉस्फेयर पर, वायुमंडल पर, तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर पर निर्भर करता है, वायुमंडल या आर्द्रता पर निर्भर करता है। टेम्परेचर यानी तापमान। जैसे मान लिया जाए अभी 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो गर्मी है ना हो। मान लिया अचानक ऐसा हुआ कि टेम्परेचर घट के 16 डिग्री हो गया, तो ठंडे ना हो जाएगा। तो ये जो मौसम सब परिवर्तित होता है, ये टेम्परेचर और साथ ही साथ जो है बहुत सारे रीजन है। सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के दक्षिणायन, आप देखते होंगे कभी भारत में ठंडा पड़ता है, कभी गर्मी पड़ता है। तो जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो गर्मी पड़ता है, और जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ठंडा पड़ता है। तो गर्मी ठंडा होना बहुत, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का, एक दिन का, एक सप्ताह का जो वायुमंडलीय दशा होता है, कुछ घंटों का जो वायुमंडलीय दशा होता है, यह मौसम होता है। क्या होता है? मौसम। और किसी भी क्षेत्र का जो लंबे अवधि का वायुमंडलीय दशा होता है, वह होता है जलवायु। क्या होता है? कुछ समझ पा रहे हैं? आए? जैसे अगर आप इस संदर्भ में देखेंगे तो अब मान लिया जाए कि इसको पूछिए, ये बहुत फोन कर रहा है, दिन से 72 बार फोन किया है। पूछिए कौन है, क्या है, कहां से है। चलिए अब मान लिया जाए कि अगर आप आएंगे विश्व मानचित्र पर, और टाइम हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं है, रुकिए ना महाराजा। तो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर इससे ऊपर जाइएगा तो आर्कटिक सर्किल है। समझ गए? अब एक बात आप स्वयं सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। हाँ, इसका अच्छा, ये फोन आएगा, रिसीव कर लिए, कहिएगा सर 5 मिनट में क्लास छोड़ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप स्वयं सोचिए, 1 मिनट के लिए रह करके सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। हम आपको यह बात बताए हैं कि भारत का विस्तार उष्ण कटिबंध में है, इसलिए भारत की जलवायु उष्ण, बोलिए ना जी। अब ये ना समझाए महाराज, हाय अभी तुरंत न बोले हैं। तो एक बात बताइएगा, यहां पर अमेरिका है, यहां पर कनाडा है, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहां की जलवायु कैसी हो? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। यहां पर बराबर मात्रा में ठंडा गर्मी दोनों होता है अमेरिका में। अब इसके बाद आप ऊपर आइएगा तो यह शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, ग्रीनलैंड है। यहां की जलवायु कैसी होगी? हाँ, शीत कटिबंधीय ना होगी जी, हाँ या ना? कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो एक चीज बताइए आप हमको, क्या हम यह बात कह सकते हैं कि अक्षांश
अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पर भी जलवायु निर्भर करता है? अक्षांशीय विस्तार पर भी जलवायु निर्भर करता है? नहीं करता है, एकदम से करता है। भारत भारत का अक्षांशीय विस्तार उष्ण कटिबंध में, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत का अक्षांशीय विस्तार किसी देश का अक्षांशीय विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो अब आप स्वयं सोचिए थोड़ा सा, भारत तो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों में है, इसलिए भारत में कई प्रकार के ऋतु होते हैं और भारत के लोगों को हर मौसम का मजा लेने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के लोगों को हर मौसम का मजा थोड़े मिलता होगा, ना मिलता होगा। समझ गए? तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं। समझे? तो मौसम और जलवायु थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया? आया तो नीचे से लिखिए मौसम। अच्छा, थोड़ा सा लिख ले, 2 लाइन लिखाएंगे, मात्र 2 लाइन लिखाएंगे, छोड़ देंगे। 2 लाइन लिखाएंगे, छोड़ देंगे, बस लिखिए मौसम। होमवर्क भी पूछ देंगे, ठीक है? मौसम लिखिए, किसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के कुछ घंटा, किसी भी क्षेत्र के कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, का जो वायुमंडलीय अवस्था होता है, उसे मौसम कहते हैं। उसे मौसम कहते हैं। आगे जलवायु, डैश देकर, किसी भी क्षेत्र के लंबे अवधि, किसी भी क्षेत्र के लंबे अवधि के वायुमंडलीय दशा को, किसी भी क्षेत्र के लंबे अवधि के वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। चलिए गुरुजी लोग, ये सब बात कुछ समझ में आया है? और थोड़ा सा 1 मिनट में पढ़ लीजिए ना आप लोग। अरे जाइएगा ना, ऐसा थोड़े है कि घर आपका पूरब मुंह है तो पश्चिम मुंह हो जाएगा। महाराज पढ़ लीजिए एक बार। और अगला होमवर्क आप लोग का क्या है जानते हैं? जलप्रपात का मैपिंग करके आना है। कल देखेंगे हम, आज झील देखे ना, कल जलप्रपात देखेंगे, ठीक है? हाँ, करके लाइएगा। निर्लज पतित मत बनिए महाराज, होमवर्क सब कीजिए, ठीक है? आगे दीजिए तो होमवर्क क्या दिए हुए थे? पेज नंबर 100
देखिए देखिए ये सबको, देखिए ये निर्लज सबको। हे भगवान बताइए। आइए तो राष्ट्रपति का वेतन 5, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 2 लाख, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आए 2,25,000, 25,000। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का। ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति ना। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ना। ये त्याग पत्र किसे देता आए? चलिए आगे सुनिए। अब लोकसभा के स्थानों का आवंटन, लोकसभा राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये पूरा करके आना है। हम आपको क्लास में याद करवाए थे, आप याद कीजिए। करवाए थे ना, तब क्लास में भी याद करवा चुके। यही तो सिर्फ याद करके आना। इससे आगे मिलते हैं कल। पेज नंबर 113 है। 113 में ही लोकसभा और राज्यसभा सीट, ठीक है। चलिए इसमें ये होमवर्क है। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। कल मेरा ही ना क्लास है आपके बैच। हाँ होगा, होगा। ईद परसों है, परसों छुट्टी रहेगा। ईद परसों है, परसों छुट्टी रहेगा। ईद का छुट्टी परसों है। हाँ एक दिन। ईद ऐसे भी शनिवार या रविवार को है। शनिवार को है तो शनिवार को छुट्टी रहेगा। शनिवार को ईद का छुट्टी रहेगा। कल है क्लास आपका, ठीक है।